बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 23 में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा था किसी भी गाउसियन सरफेस में। और गाउसियन सरफेस क्लोज सरफेस को कहते हैं, 3D सरफेस को कहते हैं। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी से फ्लक्स से रेलिवेंट है, जिसका नाम है गॉसेस लॉ। गॉस जो है, इसका कानून जो है उसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में समझना चाहें तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ नेट चार्ज मौजूद है। ठीक है, कुछ नेट चार्ज मौजूद, नेट चार्ज से मुराद टोटल चार्ज, कुछ चार्ज मौजूद है, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस इस पूरी सरफेस से, इस पूरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो अगर कुछ चार्ज किसी सरफेस के अंदर, किसी 3D सरफेस के अंदर या किसी गाउसियन सरफेस के अंदर, दिस इज नोन एज गाउसियन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो अगर चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर या किसी गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो, कैद हो, और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो इस ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही हों, तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस किसी ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलरली पास होती हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जो नेट फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, द नेट फ्लक्स थ्रू दिस ऑब्जेक्ट वुड बी इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस, टोटल चार्ज जो कैद है इसके अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ द परमिटिविटी। According to Gauss's law, we can find out the total net flux through a closed surface by dividing the net charge which is enclosed in the surface by epsilon naught, which is known as permittivity. ठीक है, remember in this equation Q net is the net enclosed charge by the closed surface। क्लोज सरफेस से मुराद ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल तस्वूर कर लें। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, एंड इनफैक्ट इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। इसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड और अ गाउसियन सरफेस बाय डिवाइडिंग द टोटल नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ द परमिटिविटी। राइट, सो दिस इज बेसिकली Gauss's law provide us an alternate formula for electric flux। ठीक है, अब ये जो लॉ है इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। मसलन ऐसी जगह पर जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कन्वेंशनल फार्मूले से कैलकुलेट ना कर सकते हो, हमें नेट चार्ज की इन्फॉर्मेशन हो, क्लोज सरफेस हो, गाउसियन सरफेस हो, वहाँ हम फ्लक्स इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। सो नंबर 1, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। Number 2,
बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ हम गॉस के कानून से हेल्प लेते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक field intensity. We can find electric field intensity for various symmetries of charges. यानी बहुत सारे चार्ज किसी स्फेयर के ऊपर हैं, किसी प्लेन के ऊपर हैं, किसी सिलेंडर के ऊपर हैं, ठीक है. तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम E से लिखते हैं वो E हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम गॉस का कानून यूज़ करें, ठीक है. तो गॉस का जो कानून है, इस कानून को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर वेरियस सिचुएशंस. हम इसकी मदद से किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, ठीक है. लेट मी राइट इट. दिस इज स्फेरिकल गाउसियन सरफेस और इसके सेंटर पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि नेट चार्ज मौजूद है. लेट से Q. Q is the net charge which is placed at the center of this closed Gaussian surface. This is spherical surface. Spherical का मतलब है this is just like a sphere or just like apple, right? तो ये सर्कल नहीं है बल्कि ये एक एप्पल नुमा ऑब्जेक्ट है जिसके सेंटर में Q चार्ज मौजूद है, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर आप जो कन्वेंशनल डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसका जो कन्वेंशनल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो था कि जो नेट फ्लक्स होगा दैट नेट फ्लक्स वुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ E डी ए. इनफैक्ट हम E डॉट डी ए लिखते हैं. E इज़ अ वेक्टर, डी ए इज़ अ वेक्टर, बट E और डी ए अगर दोनों पैरेलल हों तो फिर ऐसी सूरत में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E डी ए कॉस थीटा. बट E और डी ए अगर पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा, 0 होगा. सो इंटीग्रल E डी ए कॉस 0 और कॉस 0 1 होता है. सो दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ इंटीग्रल E डी ए. हमने यहाँ एंगल 0 क्यों लिया है, उसकी वजह ये है कि इस पूरे स्फेयर में फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम कर लें कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन है जो कि इस डायरेक्शन में है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, एंड से दिस इज़ E. और अगर हम इस जगह का जो एरिया है उसकी बात करें तो एरिया हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर लिया जाता है, ये होगा एरिया, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि E और डी ए दोनों पैरेलल हैं, लिहाजा जब दो क्वांटिटीज़ पैरेलल हो तो दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 होता है. इसलिए हम यहाँ 0 ले सकते हैं. सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैंने एक कंपोनेंट लिया. डेफिनेटली यहाँ मज़ीद इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई जा सकती हैं और मज़ीद कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं. मैं इस वक्त नेट फ्लक्स की बात कर रहा हूँ. मैंने जस्ट एंगल के लिए एक कंपोनेंट इसका लिया, लेकिन हम अगर किसी भी जगह पर एंगल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल जो होगा वो 0 होगा. सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज स्फेरिकल गाउसियन सरफेस कैन बी रिटन एज दिस. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेकिन हमें पता है कि जो गॉसेस लॉ है, अगर हम गॉस का कानून यूज़ करें तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं Q इज़ द नेट चार्ज. इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है उसको हम Q कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर equation 1 and equation 2, we can say that the sum of integral E d a
वुड बी इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर एप्सिलॉन नॉट को हम वहाँ ले जाएं, इस एप्सिलॉन नॉट को अगर हम वहाँ ले जाएं तो फिर इसको हम लिख सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम उसको वहाँ ना भी लेके जाएं और हम ये अज्यूम कर लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस देखें, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अगर हम इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की सरफेस पर E की वैल्यू देखेंगे तो E की वैल्यू हर जगह हमें सेम मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, क्योंकि ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर के सेंटर में चार्ज मौजूद है। तो हर तरफ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। लिहाजा E की वैल्यू इसकी सरफेस पर हर जगह सेम या कांस्टेंट होगी। तो जब कोई कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रल से वो बाहर आ जाता है। लिहाजा ये हो जाएगा E इंटीग्रल डी ए। ठीक है जी। अब याद रखें कि डेफिनेटली इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है, और जो एरिया होता है स्फेयर का टोटल एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्फेयर। अगर हम लेट्स से इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इस 4 पाई आर स्क्वायर को वहाँ ले जाएं तो E would be equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R square. In fact, this can be written as 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square. और ये जो पूरी टर्म होती है इसको K से भी लिखा जा सकता है। So E would be equals to K Q over R square. तो आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसकी मदद से कैलकुलेट कर लिया, किसकी मदद से, गॉस के कानून की मदद से। सो गॉस का जो कानून है वो डिफरेंट सिमेट्रीज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलम्स लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस के कानून से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा हमने गॉस का कानून यूज़ किया और हमने एक स्फेरिकल जो गाउसियन सरफेस थी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया। इस फॉर्मूले की मदद से हम स्फेरिकल गाउसियन सरफेस की इस सरफेस के ऊपर कहीं भी E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी स्फेरिकल गाउसियन सरफेस के ऊपर E कैलकुलेट करना हो, यहाँ 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 कहीं पर भी E कैलकुलेट करना हो, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज़ द नेट इनक्लोज चार्ज इन दिस सरफेस, R इज़ द रेडियस। फॉर इंस्टेंस लेट्स से ये इस सरफेस का रेडियस है, ठीक है, और K इज कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 होती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गॉस का कानून जो है वो हमें कहाँ हेल्प कर सकता है। और अब इस कानून को यूज़ करते हुए हम कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट सैम्पल प्रॉब्लम्स। So we are moving towards some sample problems, और जो सैम्पल प्रॉब्लम इस वक्त हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ये सैम्पल प्रॉब्लम पेज हमारी बुक के हिसाब से जो 9th एडिशन के हिसाब से पेज नंबर 611 पर मौजूद है। ठीक है, सो मैं इस क्वेश्चन को पहले रिसाइट कर देता हूँ। फिगर 23.7 shows 5 charged lumps of plastics and an electrically neutral coin. The cross section of Gaussian surface S is indicated. What is the net electric flux through surface if Q1 is equals to Q4? This is 3.1 nano coulomb. In fact nano को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -9 कूलम, and Q2 is equals to Q5. This is -5.9 नैनो कूलम, और इसे लिखा जा सकता है 5.9 एक्सपोनेंट -9 कूलम। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, and Q3 is given -3.1 नैनो कूलम और -3.1 एक्सपोनेंट -9 कूलम।
और क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। इसके साथ हमें एक डायग्राम गिवन है, एक गाउसियन सरफेस है, रिमेंबर दिस इज़ अ गाउसियन सरफेस एंड इसमें हम जो देख रहे हैं ये हमें 2D नज़र आ रही है। 2D इसलिए नज़र आ रही है, ऊपर वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा बिकॉज दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ गाउसियन सरफेस। और इसके अंदर इन्होंने एक न्यूट्रल क्वाइन शो की है, दिस इज क्वाइन, इट्स अ न्यूट्रल क्वाइन, न्यूट्रल क्वाइन। फिर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है Q2 और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है Q3 और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है Q4 और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है Q5। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि ये जो गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है, इस गाउसियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसमें मौजूद है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी सरफेस है दिस इज गाउसियन सरफेस। ठीक, अब याद रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने पिछली स्लाइड में देखा which was something like that, the net electric flux was the net enclosed charge divided by epsilon naught। नेट इनक्लोज चार्ज का मतलब है जो इस सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद है उस चार्ज की बात हो रही है, बाहर वाले चार्ज की बात नहीं हो रही। तो इस सरफेस के अंदर अगर हम देखें तो जो चार्ज मौजूद है वो हमारे पास तीन तरह के चार्ज हैं, एक Q1 है प्लस Q2 है प्लस Q3 है। ये तीन चार्जेस इस सरफेस के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इन तीनों चार्जेस को अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और उसको एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर देंगे। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी इक्वल्स टू Q1, Q1 इज़ 3.1 एक्सपोनेंट माइनस 9, फिर Q2 इज़ 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 9 और फिर Q3 माइनस 3.1 एक्सपोनेंट माइनस 9 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा, इट्स 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12। राइट, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली ये दो वैल्यूज़ तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी इक्वल्स टू माइनस 670 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इन दो चार्जेस को हमने इग्नोर कर दिया, वाई, बिकॉज ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, इस सरफेस के अंदर कैद नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों चार्जेस को इग्नोर कर दिया। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गाउसियन सरफेस। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गाउसियन सरफेस। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला जो हमारा सैम्पल प्रॉब्लम है वो इसी पेज पर है। नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 611। इस प्रॉब्लम में कहा गया है व्हाट इज द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गाउसियन क्यूब। व्हाट इज द नेट चार्ज, इसमें हमसे नेट चार्ज पूछा गया है, क्यू नेट पूछा गया है, इनक्लोज बाय द गाउसियन क्यूब ऑफ फिगर 23(5) विच लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म 3xi प्लस 4j। और हमसे कहा जा रहा है कि हम नेट चार्ज फाइंड आउट करें और फिगर को कह रहे हैं 23(5). हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में फिगर 23(5) देखी थी, जिसके अंदर हमें एक क्यूब गिवन था। और अगर मैं उस क्यूब को बनाऊं तो वो डायग्राम कुछ इस तरह थी कि हमें एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से एक क्यूब गिवन था जो कि कुछ इस तरह था। क्यूब का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था, ठीक है, ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस के अलोंग था, और ये इसका टॉप था। इस तरह की एक डायग्राम गिवन थी, ठीक है। हमने उसमें फ्लक्स कैलकुलेट किया था, और उस फ्लक्स में हम लोगों ने राइट का फ्लक्स कैलकुलेट किया था, टॉप का फ्लक्स कैलकुलेट किया था, और लेफ़्ट का फ्लक्स कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब हमसे क्यू नेट पूछा जा रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर हमें इस क्यूब में टोटल फ्लक्स पता चल जाए तो टोटल फ्लक्स की मदद से हम क्यू नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमें पता है कि टोटल नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ये होता है क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो क्यू नेट वुड बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय द नेट फ्लक्स। So to find out the net charge we have to calculate the total net flux through this cube। और इस क्यूब में हमें इस पॉइंट को इन्होंने कहा था यहाँ x की वैल्यू 1 मीटर है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 मीटर है, ठीक है। सो आपने पहले करना ये होगा कि आपने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी अप्रोच से जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, और फिर उसके बाद आपने उस फ्लक्स को यहाँ रख के एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है और नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आपसे नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इस प्रॉब्लम को कवर अप करूँगा और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।